Hello friend, welcome back to a new episode of Pharma Pathshala. So before we start, please like this video, share this video, and please subscribe to my channel and please press the bell icon. Right? So let's start. So friend, सबसे पहले हम बात करते हैं होल टाइम स्टडी के बारे में. राइट? लाइक होल टाइम स्टडी क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसकी क्या यूज है, राइट? और क्यों हम होल टाइम स्टडी करते हैं और अलग अलग स्टेजेस पे, चाहे वो स्टाइल फॉर्मुलेशन हो या फिर ओएजी फॉर्मुलेशन हो, किसी भी तरह का फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन हो, उसके केस में होल टाइम की क्या मतलब वैल्यू है, क्यों इसकी नीड है और क्यों हम करते हैं और कैसे करते हैं. राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं होल टाइम स्टडी की. राइट? सो फ्रेंड, होल टाइम स्टडी क्या होता है? जब भी कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट किसी भी एक स्टेज में मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है, जैसे हम अगर टैबलेट फॉर्मुलेशन की बात करूँ अगर मैं, राइट, तो टैबलेट फॉर्मुलेशन में जैसे होल टाइम स्टडी अलग अलग तरह से करते हैं. जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अलग अलग तरह की कैटेगरी में इसको कैटेगराइज करा गया है इस होल टाइम, इस पूरे फिनोमेनन को. जैसे कि अगर हम डिस्पेंसिंग स्टेज की बात करें तो डिस्पेंसिंग एक तो हमारा जो डिस्पेंस मटेरियल होता है उसकी हम होल टाइम स्टडी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्पेंस मटेरियल होल टाइम स्टडी. उसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है. लाइक जो भी वर्स्ट केस होता है मेरा सॉलिबिलिटी के बेसिस पे, उसके वर्स्ट सिनेरियो के बेसिस पे, अलग अलग कैटेगराइज के बेसिस पे उसकी हम डिस्पेंस मटेरियल की होल टाइम स्टडी करते हैं. बट आज स्पेसिफिकली इस वीडियो सेशन में हम बात कर रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन की. जो भी एक बार कोई मेरा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फिनिश फॉर्म में उसकी फॉर्मुलेशन हो गई, उसके बाद उसकी होल टाइम स्टडी कैसे करते हैं स्टेज वाइज. राइट? तो अगर हम बात करें टैबलेट फॉर्मुलेशन की, तो बेसिकली टैबलेट फॉर्मुलेशन फ्रेंड क्या होता है कि जैसे कि सपोज करिए ब्लेंड स्टेज पे, राइट, ब्लेंड स्टेज पे एक बार में रॉ मटेरियल और एक्सिपिएंट को मिला के हमने मिक्सिंग कर दी, और मिक्सिंग करने के बाद हमने एक लुब्रिकेटेड ब्लेंड एक प्रिपेयर कर लिया, जो कि मेरा फर्दर रेडी हो गया फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग. लाइक कंप्रेशन के लिए रेडी हो गया वो ब्लेंड, राइट, जिसको हम बोलते हैं लुब्रिकेटेड ब्लेंड. तो अच्छा, ब्लेंड में भी क्या होता है, एक प्री मिक्सिंग होती है और एक फाइनल मिक्सिंग होती है. तो जब भी हम होल टाइम स्टडी करेंगे वो हम फाइनल मिक्सिंग की बात करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि उस रीजन बिहाइंड, क्योंकि जो हमारा कंप्रेशन के लिए जो भी ब्लेंड होता है मेरा, वो प्री मिक्स ब्लेंड को हम कंप्रेशन में तो यूज नहीं करते हैं. फाइनल जो हमारा लुब्रिकेंट ऐड करने के बाद, फाइनल लुब्रिकेशन प्रोसेस को मतलब एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी हम फाइनल ब्लेंड एक रेडी करते हैं कंप्रेशन के लिए, उसको हम होल्ड करते हैं. राइट? रीजन बिहाइंड क्या होता है कि जैसे रीजन इसका अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं क्यों करना चाहिए होल टाइम स्टडी. क्योंकि सबसे एक जनरल वे में अगर सोचो तो होल टाइम स्टडी क्यों करना है? नहीं, हम ऑनलाइन बनाएं. अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर हम ये कॉन्सेप्ट रखते हैं कि हमें सेम डे फॉर्मुलेशन बनना है और हमें वेट कुछ नहीं करना है और तुरंत बना के तुरंत हमें उसको अगले प्रोसेस में अगले स्टेप के लिए उसको मतलब प्रोसीड कर देना है, और फिर वहां से फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा. ऐसे करके जितने भी स्टेजेस से उस पर्टिकुलर टैबलेट को, क्योंकि हम टैबलेट की बात कर रहे हैं, उस टैबलेट फॉर्मुलेशन को गुजरना है सारे स्टेजेस से. अगर वो स्टेप बाय स्टेप मतलब वो पास हो रहा है, तो उस केस में अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे होल टाइम की जरूरत नहीं है, तो बहुत हद तक मैं सही बोल रहा हूँ. ऐसा आप भी बोल सकते हैं कि अगर हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अगर हमने ऐसे मतलब ऐसी जो हमारे ड्रग की कैटेगरी है कि जिसको हमें होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब तुरंत हमने डिस्पेंस करा, तुरंत हमने ब्लेंडिंग करी, फिर उसके बाद कंप्रेशन करा, कोटिंग के बाद पैक करके सीधे, राइट, उस केस में होल टाइम की जरूरत नहीं है. बट क्या होता है कि अल्टीमेटली जो हम स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं, तो इसका सीधे जो लिंक है इसका स्टेबिलिटी, क्योंकि जो ड्रग के, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट को हम स्टेबिलिटी में चार्ज करते हैं. रीजन में क्योंकि मार्केट में जब हमारा प्रोडक्ट जाता है, जब हमारा फिनिश फॉर्मुलेशन जो हमारा मार्केट में डिस्पैच होता है, तो वहां पर ऐसा तो है नहीं कि हमने तुरंत मार्केट में बेच दिया और मार्केटिंग और तुरंत कस्टमर्स को खा लेता है, क्योंकि उसमें सेल्फ रेप डिसाइड करते हैं 24 महीने, 18 महीने, 36 महीने, जो भी बेस्ड अपॉन इट्स स्टेबिलिटी स्टडी, जो भी उसकी मतलब सेल्फ लाइफ डिसाइड होती है, लाइक एक्सपायरी जिसको बोलते हैं हम मार्केट, मतलब जनरल टर्म में जिसको एक्सपायरी डेट बोलते हैं उस पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म की. तो अल्टीमेटली उन सब का अगर हम देखें तो बैक स्टडी करें तो उन सब का मतलब होल टाइम से मतलब रिलेशन होगा. राइट? तो अभी हम केवल इंटरमीडिएट स्टेज पे, मतलब लाइक विद इन द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग स्टेप हम होल टाइम क्यों करते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम जो ब्लेंड बना लिया हमने, राइट, तो सपोज करिए कोई हमारा प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारा कोई प्रोडक्ट है पैरासीटामोल 120 mg, या फिर कोई और प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई भी जो प्रोडक्ट आपके यहाँ बनता होगा, नॉरफ्लॉक्सासिन ले लीजिए या कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले लीजिए. तो हम पैरासीटामोल 120 mg हम फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, एक हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, और सपोज करिए कि हमने उसकी ब्लेंडिंग कर ली. राइट? अब ब्लेंडिंग करने के बाद हमें
हमें हमें कंप्रेशन, मान लीजिए हमारे प्लांट की प्लानिंग ऐसी है कि हमें कंप्रेशन तुरंत नहीं करना है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद करना है। क्यों? रीजन बिहाइंड, क्योंकि हमने जो ब्लेंड का जो सैम्पलिंग करके जो हमने ब्लेंड की जो सैंपल क्यूसी को दी थी, वो क्यूसी टीम में टेस्टिंग करने में बहुत टाइम लगा दिया, 10 घंटे 12 घंटे लग गए, या फिर 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। प्लानिंग का इशू हो सकता है, मतलब मैन पावर का इशू हो सकता है। उस केस में जब तक हमारा ब्लेंड टेस्ट नहीं हुआ है, और टेस्ट होने के बाद वो जब तक हमारा ब्लेंड का जो सैम्पलिंग हमने करके क्यूसी में दी है तो वो पास नहीं होता, तब तक तो उस पर्टिकुलर ब्लेंड को हमें होल्ड करना है। आइडियली यही होता है ना, हमारी एसओपी भी बोलती है और गाइडलाइन भी बोलती है कि जब तक प्रीवियस स्टेज की जो रिजल्ट जो भी हमने सैम्पलिंग करी है उसके रिजल्ट जब तक सेटिस्फैक्ट्री हमें ना मिल जाए, तब तक तो हमें अगले स्टेप पे नहीं जाना है, राइट। गाइडलाइन भी यही बोलती है, और हमारी जो भी प्लांट की जो भी इन हाउस एसओपी है वो भी यही बोलती है, और आइडियल प्रैक्टिस भी यही है। जीएमपी प्रैक्टिस की अगर बात करें तो दैट आल्सो सजेस्ट अबाउट इट, राइट। सो तो मीनवाइल जब तक हमारा ब्लेंड की टेस्टिंग हो रही है, और जब तक वो ब्लेंड अगले स्टेप पे नहीं गया, तब तक हम उसको जो होल्ड करते हैं, राइट। तो उस होल्ड करने के पीछे का जो रैशनल होता है, वो रैशनल कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ होल टाइम स्टडी जो हम करते हैं, उसके रिजल्ट के बेसिस पे मतलब वो जो रैशनल डिसाइड होता है कि हाँ, इतने पीरियड तक, इतने घंटे तक, या इतने दिन तक हम स्टडी हमने कर ली है, राइट। और करने के बाद हमने ये अज्यूम करा है कि इतने दिन तक हमारा जो लुब्रिकेटेड ब्लेंड है, पाउडर है, उसको हम ब्लेंडर में या फिर अपना जो हमारा ब्लेंड क्वारंटाइन एरिया होता है उसमें हम इसको स्टोर कर सकते हैं। जो भी उसकी स्टोरेज कंडीशन है, लाइक आरएस टेम्परेचर, जो भी उसकी कंडीशन है, उस कंट्रोल कंडीशन में हम उसको क्वारंटाइन एरिया में स्टोर कर सकते हैं, राइट। ये तो मेरा हो गया जनरल अप्रोच एक ब्लेंड के स्टेज पे। सिमिलरली हम सेम चीज को हम फॉलो करते हैं कंप्रेशन पे भी, देन हमारा कोटिंग स्टेज पे भी, एंड देन हमारा फर्दर। तो अगर टैबलेट फॉर्मुलेशन की बात करें तो हम नॉर्मली हम आपका ब्लेंड स्टेज पे होल टाइम स्टडी करते हैं, राइट। उसके बाद हम अपना कंप्रेशन स्टेज पे करते हैं कंप्रेस टैबलेट का, देन हम कोटेड टैबलेट का करते हैं। और उसके बीच में अगर हम बात करें तो हम हमारा जो अगर ग्रेजुलेशन स्टेज पे, अगर ब्लेंडिंग से पहले अगर हम बात करें तो हम अगर हमारा वेट ग्रेजुलेशन का फॉर्मुलेशन है जिसमें कि हमें बाइंडर एडिशन करना है उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन टैबलेट को बनाने के लिए, उस केस में हम जो हमारा बाइंडर बनाते हैं तो उस बाइंडर का भी हम होल टाइम स्टडी करते हैं एज पर गाइडलाइन रिकमेंडेशन। बाइंडर सिमिलरली अगर हम कोटिंग स्टेज की बात करें तो कोटिंग स्टेज में जो हम कोटिंग सोल्यूशन बनाते हैं, उस कोटिंग सोल्यूशन को भी हम जब सपोज करें कि हमने कोटिंग सोल्यूशन आज सुबह बना लिया 9-10 बजे, राइट। और हमारे प्लांट की प्लानिंग ऐसी हुई कि हमें रात में 12 बजे नाइट शिफ्ट में चलाना है या फिर अगले दिन चलाना है। तो अगले दिन तक स्टोर करने के लिए हमें हमें रैशनल हमारे पास होना चाहिए कि हम 24 घंटे तक या 12-18 घंटे तक, जितने भी घंटे के हमारा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट हमें क्यूसी देता है उस पर्टिकुलर सोल्यूशन का, उतने घंटे तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है सोल्यूशन केस में हम मतलब टाइम इन आवर्स में हम फुल टाइम स्टडी करते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा ब्लेंड हो गया या फिर टैबलेट हो गया कंप्रेस या कोटेड, उसको हम नंबर ऑफ डेज में करते हैं होल टाइम स्टडी, राइट। अब हम आ जाते हैं गाइडलाइन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो सबसे प्रोमिनेंट गाइडलाइन जो है होल टाइम स्टडी के बारे में वो है हमारा WHO TRS 992, लाइक टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज 992 में के एनेक्सर 4 में अच्छे से बताया गया है कि होल टाइम, जब भी हम होल टाइम स्टडी करना है तो कैसे करना है, न्यू प्रोडक्ट का कैसे करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, कितने कितने घंटे, मतलब अगर हम पाउडर की बात करें या फिर कंप्रेस टैबलेट की बात करें या फिर कोटेड टैबलेट की बात करें, तो कौन कौन सी मतलब उसमें एक पूरा एक वो मैट्रिक्स बना के सजेस्ट किया हुआ है कि कितने कितने घंटे की हमें सैम्पलिंग करनी, कितने कितने दिन की सैम्पलिंग करनी है टैबलेट के केस में और ब्लेंड के केस में, और कितने कितने घंटे की सैम्पलिंग करनी है हमें बाइंडर सोल्यूशन के केस में और कोटिंग सोल्यूशन के केस में, राइट। तो नॉर्मली जो हम इंडस्ट्री में मतलब अच्छा, एक और इसके अलावा अगर हम कंप्रेस टैबलेट और कोटेड टैबलेट की स्टडी की बात करें, उसमें क्या होता है, 2 तरह से स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी, जो गाइडलाइन की फ्रीक्वेंसी है, वो ये बोलती है कि कंप्रेस और कोटेड टैबलेट में आपने जो फ्रीक्वेंसी रखनी है वो कैसे रखनी है, वो आपने रखनी है इनिशियल, राइट। इनिशियल डेज 15 डेज, 30, 60 एंड 90 डेज, राइट। या ये फ्रीक्वेंसी रखनी है हमें कंप्रेशन टैबलेट के केस में, और कोटेड में भी सेम रहेगी, इनिशियल 15, 30, 45, 60 एंड 90 डेज, राइट। या फिर अगर इसको सिंप्लीफाई कर दे तो इनिशियल के बाद हम 15 नहीं रखेंगे, सिर्फ इनिशियल 30, 45, 90 एंड सॉरी इनिशियल 30, 45, 60 एंड 90 डेज। सेम आपका कोटेड में भी इनिशियल 30 डेज, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज एंड 90 डेज। ये फ्रीक्वेंसी हमें फॉलो करनी है कंप्रेस टैबलेट में और कोटेड टैबलेट में, राइट। और अगर हम ब्लेंडिंग स्टेज की बात करें तो ब्लेंडिंग में हमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी रखनी है, इनिशियल 30, 45, 60 एंड, राइट, इनिशियल 30 एंड 45 डेज,
या फिर या क्योंकि इसमें केवल ब्लेंड को हम नॉर्मली जो हमारा गाइडलाइन बोलती है वो ये बोलती है कि 45 डेज से ज़्यादा अगर ब्लेंड की स्टडी करने की जरूरत नहीं है, मतलब उतना तक कि हम जो मतलब एक साइंटिफिक जो हमें एविडेंस में मिला है कि मतलब उतना तक हम सेफ रहते हैं। हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट हम जो हमारे ब्लेंड की केस में बोलती है वो ये बोलती है इनिशियल डेज 15 डेज, 30 डेज एंड 45 डेज, ये फ्रीक्वेंसी में ब्लेंड की केस में फॉलो करनी है, राइट। अब हम आ जाते हैं बाइंडर पे। अगर बाइंडर सोल्यूशन की बात करें तो वो मैंने आपको बताया था, सोल्यूशन केस में हम गाइडलाइन बोलते हैं टाइम इन आवर्स, डेज में नहीं। डेज तो बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें फिर वो माइक्रो केस आ जाएगा। जैसे बायोबेटन अगर हम 12 घंटे, नॉर्मली हम 8 से 10 घंटे ही रखते हैं बाइंडर को। अगर बाइंडर की बात करें 12 घंटे भी नहीं, 8 घंटे हम, जो मैंने करा है आइडियली 8 घंटे तक हम बाइंडर को रख सकते हैं। उसमें फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, 0 आवर्स, फिर आपका 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, फिनिश। बाइंडर केस में सेम आपका कोटिंग में, थोड़ा सा 8 घंटे ज्यादा, मतलब 12 घंटे भी कर सकते हैं, फिर 24 घंटे भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी आपकी, 0 आवर्स, फिर 4 आवर्स, फिर 8 आवर्स, फिर 12 आवर्स, राइट, फिर 16 आवर्स, फिर ऐसे कर करके हमारे 24 आवर्स तक हम सैम्पलिंग करते हैं कोटिंग के केस में। तो ये मेरा हो गया फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम मतलब ये फ्रीक्वेंसी को हम थोड़ा सा और एक्सटेंडेंट भी कर सकते हैं, मतलब और भी हम ज्यादा उसको मतलब एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और थोड़ा उसको और ज्यादा उसको एक्सटेंडेंट भी कर सकते हैं। वो हमारी इन हाउस मतलब इन हाउस वो हम डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्ट के नेचर पे। अगर हम बाइंडर और कोटिंग सोल्यूशन की बात करें तो कोटिंग सोल्यूशन हमारा जो बाइंडर का जो नेचर है उस नेचर के बेसिस पे हम सैम्पलिंग मैट्रिक्स को हम मतलब घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। वो हमारा इन हाउस प्रैक्टिस है उसके, राइट। तो उसमें गाइडलाइन का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो ये हो गया हमारा सैम्पलिंग के बारे में। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि अगर हम ब्लेंड स्टेज की बात करें तो बेसिकली ब्लेंड स्टेज में हम बेसिकली करते कैसे होल टाइम स्टडी। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि गाइडलाइन, मतलब अगर सपोज करिए कि कोई भी पीवी बैच है, राइट, जैसे पैरासिटामोल 120 का मैंने एग्जाम्पल बताया आपको। तो पैरासिटामोल 120 में सपोज करिए 3 बैच हमने पीवी करे, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन से बैच में, मतलब अब क्वेश्चन ये भी तो आएगा कि कौन से बैच में हमें होल टाइम हमें मतलब लेना है, पहले बैच में ले लेना है, दूसरे में ले लेना है, तीसरे में ले लेना है। तो गाइडलाइन क्या बोलती है कि जो भी हम पहला जो भी न्यू प्रोडक्ट हमारे साइट पे इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसकी 3 बैच जब हम पीवी करेंगे तो किसी एक बैच में रैंडमली हमें होल टाइम प्लॉट कर देना है, राइट। उसमें गाइडलाइन का कोई ऐसा स्पेसिफिक मतलब वो रिकमेंड नहीं है कि हमें पहले बैच में ही कर लेना। आइडियली अगर पहले बैच में ही कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें वी डोंट नो ना, बिकॉज फर्स्ट टाइम वी आर लाइक इंट्रोड्यूसिंग आवर प्रोडक्ट एट आवर साइट, राइट। सो वी डोंट नो अबाउट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। सो सेफर साइड के लिए हमें पहले बैच में अगर हम होल टाइम ले रहे हैं तो आइडियली इट विल बी लाइक बेनिफिशियल फॉर प्लांट पर्सनल फॉर अस, फॉर एग्जाम्पल, मतलब हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट बाद में अगर होल टाइम करें, बाद में पाउडर, अगर ब्लेंड की बात करें, पाउडर पीला पड़ जाए, ढीला पड़ जाए, वी डोंट नो ना, कंप्रेस्ड टैबलेट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कोटेड टैबलेट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए हम आइडियली हम मतलब अगर लॉस की बात करें तो ज़्यादा, अगर हम मतलब पहले दूसरे बैच में ना, अगर तीसरे में कर रहे हैं और तीसरे बैच में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो अल्टीमेटली सारा बैच क्वेश्चनेबल हो जाता है। तो सब सेफर साइड के लिए हम पहले बैच में पीवी भी ले लेते हैं और पैरेलली हम फुल टाइम का प्रोटोकॉल बना के वहीं से सैम्पलिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, राइट। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं कि एग्जैक्टली सैम्पलिंग करते करते, तो अगर हम ब्लेंड की बात करें तो ब्लेंड स्टेज में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे ही हमारा प्री मिक्सिंग के बाद फाइनल मिक्सिंग हुआ, राइट। तो फाइनल मिक्सिंग के बाद हमारे ब्लेंडर में हमने जो भी हमारा लुब्रिकेंट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, लाइक अगर टाल्कम की बात करें या फिर मैग्नीशियम जैसे ऐड करके हमने ब्लेंडर को फाइनली हमने जब मिक्स करा, घुमाया, उसके बाद जो फाइनल लुब्रिकेटेड ब्लेंड हमारा निकला, तो सबसे पहले पीवी की सैम्पलिंग वगैरह हो गई। अगर पीवी की सैम्पलिंग उसके बाद क्या, जैसे हमारा ब्लेंड जैसे हमारे पीवी की सैम्पलिंग खत्म होगी तो अल्टीमेटली एक हमारा आईपीसी मतलब अगर ब्लेंड है, जो हमारा लुब्रिकेटेड ब्लेंड है, तो उसकी सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो भी हमारे स्टोरेज कंटेनर होगा उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। अगर हमारा प्रोडक्ट, जो भी हमारा ड्रग प्रोडक्ट है, उसका नेचर अगर हाईली एग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर सेंसिटिव है, लाइट सेंसिटिव है, उसी केस में हम मतलब हमारा नॉर्मली एचडीपी कंटेनर यूज करते हैं, और एचडीपी कंटेनर में डायरेक्टली पाउडर नहीं डाल देते हैं। उसके अंदर मतलब अगर हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट है तो मतलब आपका जो मॉइस्चर सेंसिटिव जो हमारा जो पॉलीबैग होते हैं, राइट, उसको हम यूज करते हैं। उसके अंदर हमने अगर हमारा उस सेंसिटिव नेचर का अगर प्रोडक्ट है तो मॉइस्चर सेंसिटिव हमने पॉलीबैग लिया, ठीक है। सबसे पहले पॉलीबैग लिया, उसमें हमने पाउडर को की सैम्पलिंग कर ली, राइट, पाउडर की सैम्पलिंग कर ली। उसके बाद उसको डबल ब्लैक फिल्म पॉलीबैग, क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव है तो ब्लैक फिल्म से उसको डबल रैप करते हैं। फिर उसको हमको केबल टाइप से रैप करके और फिर हम एचडीपी कंटेनर में उसको रख के और फिर उसको केबल टाइप मार के, और जो भी उसकी स्पेसिफाइड स्टोरेज कंडीशन है, जो भी अगर हम बात करें, जैसे बोले कि
एज्यूम करें कि 30 नॉट मोर देन 30% RH है और टेम्परेचर मेरा नॉट मोर देन 20 डिग्री है, तो उसी स्टोरेज कंडीशन में जो हमारा क्वारंटाइन एरिया है वहीं पे उसको हम स्टोर करते हैं, राइट। और थ्रू आउट द होल टाइम स्टडी, जैसे अगर ब्लेंड की बात करें तो 45 दिन की स्टडी है, तो उसमें हमें इनिशियल का सैंपल तो हम तुरंत ले लेते हैं, जैसे हमारी फाइनल ब्लेंडिंग हो गई उसके बाद पीवी की सैंपलिंग हो गई, उसी के बाद हम होल टाइम के इनिशियल डे के सैंपल लेके, राइट, और उसको सेपरेटली पीवी के सैंपल प्लस होल टाइम के सैंपल हम अलग अलग भेज देते हैं। अच्छा, उसमें एक और चीज है, इसमें दो तरह से सैंपलिंग होती है। अगर या तो हम ब्रैकेटिंग कर दें, जो भी हमारा पीवी की सैंपलिंग हुई है ब्लेंड की, उसी उसी के रिजल्ट को हम क्या करते हैं, रिफर कर देते हैं होल टाइम के 0 आवर के सैंपलिंग के रिजल्ट। अगर हम जब भी हम रिपोर्ट कंपाइलेशन करते हैं तो हम अलग से 0 डे का सैंपलिंग नहीं करते हैं। बहुत सारी कंपनी में ऐसा भी होता है कि ब्रैकेटिंग अप्रोच फॉलो करते हैं। जो भी हमारा पीवी स्टेज की जो सैंपलिंग हुई है 0 डेज की, क्योंकि ऑब्वियसली जो पीवी की सैंपलिंग हुई तो वही मेरा पीवी 0 डेज भी होगा। अगर होल टाइम की सैंपलिंग में करनी है तो 0 डेज का जो रिजल्ट होता है वो हम पीवी के रिजल्ट से ही कंसिडर करते हैं केमिकल के केस में। बट माइक्रो का जो सैंपल होता है वो अलग जाता है। अच्छा, मैंने एक बात तो आपको अभी नहीं बताया मैंने कि जब होल टाइम की जो फ्रीक्वेंसी आएगी, लाइक 0 डेज हो गया ब्लेंड के केस में, फिर आपका 15 डेज हो गया, फिर 30 डेज, फिर 45 डेज, तो 0 डेज का तो हमने केमिकल से रिफर कर लिया, राइट। पीवी का रिजल्ट जो पीवी के जो सैंपल दिए थे उसी के जो रिजल्ट्स आए वह रिजल्ट हम रिफर कर देते हैं अपने होल टाइम के जो हम रिपोर्ट बनाते हैं 0 डेज के सैंपल को हम वहीं से रिफर करते हैं। बट जो माइक्रो जो सैंपल होता है वो हम अलग से 20 ग्राम, आइडियली 20 ग्राम का जो मतलब एक वो क्वांटिटी रहता है, वो 20 ग्राम सैंपल हम अलग से भेज देते हैं माइक्रो में, और वो अलग से टेस्टिंग वेस्टिंग करके MLT लगा के फिर वो रिजल्ट उसका वो देता है हमें, राइट। ये हो गया हमें हमारा ये सेम, ये जो 0 आवर का जब हम 0 आवर की सैंपलिंग करेंगे, स्पेशली केमिकल केस में, चाहे वो ब्लेंड स्टेज हो, चाहे वो कंप्रेशन हो, चाहे वो कोटिंग हो, तो हम जीरो आवर का जो 0 डेज का जो सैंपल होगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो पीवी के रिजल्ट से हम पीवी के रिजल्ट से हम रेफर करते हैं। बट माइक्रो का जो सैंपल होता है वो सेपरेट जाता है, और सेपरेट उसकी जब टेस्टिंग होती है और जब रिजल्ट आता है तो वो फिर हम अपने रिपोर्ट में कंपाइल करते हैं। ये हो गया, राइट। तो ये हो गया हमारा ब्लेंड स्टेज पे हम कैसे करते हैं, कैसे सैंपलिंग करते हैं और कैसे उसको स्टोर करते हैं, ये मैंने आपको बताया। सिमिलरली कंप्रेशन स्टेज पे आ जाते हैं। तो कंप्रेशन स्टेज पे भी हम नॉर्मली जो हमारा आईपीसी बिन होता है, तो एचडीपी कंटेनर जो हम यूज करते हैं प्लांट में कंप्रेशन स्टेज पे, राइट। तो एचडीपी कंटेनर में हम जो कंप्रेस टैबलेट होता है उसको, जैसे हमारा कंप्रेशन का लाइक हम अलग अलग तरह की सैंपलिंग होती है, आपको पता ही होगा पीवी केस में। अच्छा, वो मैंने अभी आपको बताया नहीं ना, पीवी कल वाले एपिसोड में हमने पीवी के बारे में डिस्कस किया था, बट डिटेल सैंपलिंग प्रोसीजर मैंने अभी नहीं बताया आप लोगों को। सो डोंट वरी, एक सेपरेट सेशन रखेंगे जिसमें पूरा सैंपलिंग के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे कि सैंपलिंग कैसे करते हैं, ब्लेंड पे कैसे करते हैं, कंप्रेशन स्टेज पे कैसे करते हैं, फिर आपका कोटिंग पे कैसे करते हैं, प्राइमरी पैकिंग पे कैसे करते हैं, राइट। ये डिस्कस करेंगे। अभी आज हम जस्ट फोकस कर रहे हैं होल टाइम पे। तो कंप्रेशन पे जैसे अलग अलग सैंपलिंग होती है, जैसे आपका स्पीड चैलेंज होता है, हार्डनेस चैलेंज होता है, फिर आपका अगर पोटेंट रहेगा तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है, फिर आपका इनिशियल मिड सैंपलिंग होती है, हॉपर चैलेंज होता है, फिर आपका कंप्लीट, जैसे कंप्लीट सैंपल जो फाइनल सैंपल हम कंप्रेशन स्टेज पे हम एंड ऑफ द प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद जो फाइनल सैंपलिंग होती है उसके बाद अलग से हम जो हमारा टारगेट वेट, हमारा जो एवरेज वेट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसके बेसिस पे अच्छा, इसका कैलकुलेशन भी है कि अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि कितने नंबर ऑफ टैबलेट रखने हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। वो कैलकुलेशन में अभी आपको जस्ट ओरली बता देता हूँ, बट जब हम अगले एपिसोड में जब भी हम सैंपलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें मैं होल टाइम के भी कैसे सैंपल कैलकुलेशन कैसे होता है, कितने नंबर ऑफ टैबलेट हमें उठाने हैं कंप्रेस टैबलेट एवरेज वेट के हिसाब से, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सो डोंट वरी, आप उसमें कंफ्यूज मत होइए, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है एवरेज वेट के हिसाब से, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो कंप्रेशन जैसे हमारा फाइनल स्टेज की सैंपलिंग हो जाती है कंप्रेशन से, उसके बाद जो फाइनल कंप्रेस टैबलेट कंपोजिट का निकलता है, उसी में से हम अप्रोक्सीमेटली 2000 या 2500 जो भी एवरेज वेट के हिसाब से टैबलेट उठा के हम उसको पॉलीबैग में डाल के केबल टाई से उसको मतलब टाई करके और आईएसडीपी कंटेनर में रख देते हैं। जो भी उसकी स्पेसिफाइड स्टोरेज कंडीशन है, उस स्टोरेज कंडीशन पे उसको हमारा जो टैबलेट क्वारंटाइन एरिया है वहाँ पे उसको स्टोर कर देते हैं, और अलग अलग डेज की उसकी सैंपलिंग करके जब उसकी फ्रीक्वेंसी आती है एज पर प्रोटोकॉल, हम उसको क्यूसी और माइक्रो भेजते हैं। यहाँ पे भी सेम पैटर्न रखना है। तो जीरो डेज का सैंपल होगा, जो कि जो जीरो डेज कौन सा हो गया, जिस दिन जैसे ही मेरा कंप्रेशन खत्म हुआ ना ऑपरेशन,
उस पर्टिकुलर टाइम को हम उसी दिन को ही हम 0 डेज पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम रखते हैं। क्योंकि हमारा पीवी बैच है ही, तो पीवी बैच के जो सैंपल जाते हैं फाइनल कंपोजिट वाले, उसी के रिजल्ट को हम रिफर कर देते हैं होल टाइम के कंपाइलेशन में। होल टाइम के जो 0 डेज का की जो टेस्टिंग वगैरह है, तो वो जो हमारा पीवी का रिजल्ट आता है उसी को हम अपने केमिकल के केस में जो 0 डेज के जो रिजल्ट होते हैं होल टाइम के, उसमें उसी रिजल्ट को हम रिफर करते हैं। बट यहाँ पे भी सेम अगेन वही पैटर्न रखना है ब्लेंड वाला। माइक्रो का सैंपल अलग से जाएगा 20 ग्राम माइक्रो में, और हर फ्रीक्वेंसी पे ऐसे करना है। केवल 0 डेज के जो रिजल्ट है उसको हम पीवी वाले रिजल्ट से रेफर करेंगे। बाकी जो अगली फ्रीक्वेंसी होगी उसमें केमिकल और माइक्रो दोनों जाएगा। जैसे कंप्रेशन स्टेज पे कौन कौन से स्टेज बताए थे मैंने आपको, 0 डेज हो गया, फिर आपका 0 डेज के बाद 30 डेज हो गया, 45 डेज हो गया, 60 हो गया, 90 डेज हो गया, राइट। तो अगली फ्रीक्वेंसी जब भी होगी 30 डेज, उसमें केमिकल भी जाएगा उस पर्टिकुलर एचटीपी कंटेनर जिसमें हमने 2000 या 2500 टैबलेट रखे हुए हैं, उसी में से दो अलग अलग सैम्पलिंग पॉलीबैग जो हमारे आईपीक्यू की टीम के पास रहती है, उस पॉलीबैग में टैबलेट जितना प्रोटोकॉल में लिखा रहेगा, जो क्यूसी टीम बताती है कि हमें इतना टैबलेट चाहिए होगा, जो हम नंबर ऑफ टेस्ट देंगे उस टेस्ट के बेसिस पे क्यूसी टीम बताती है कि इतने टैबलेट लगने वाले, उसको उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में डिजाइन मतलब क्वांटिटी हम मेंशन किए रहते हैं अप्रूव प्रोटोकॉल में। उस प्रोटोकॉल के हिसाब से जो हमारी सैम्पलिंग टीम रहती है, अलग से क्यूसी के लिए कितना टैबलेट लगेगा और माइक्रो के लिए कितना टैबलेट लगेगा, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे भेजती है। केवल 0 डेज की जो सैम्पलिंग है उसमें केमिकल के केस में हमें आइडियल रखना है, पीवी से कंसिडर करना है। बाकी हर फ्रीक्वेंसी पे केमिकल प्लस माइक्रो अलग अलग सैंपल सेपरेट जाएगा, राइट। ये हमारा हो गया कंप्रेस टैबलेट के बारे में। सेम पैटर्न हमें कोटिंग में ही फॉलो करना है। जैसे मेरा कोटिंग ऑपरेशन खत्म हुआ, फाइनल कोटिंग का सैंपलिंग हो गई, कंपोजिट स्टेज की सैंपलिंग हो गई कोटिंग से, राइट। पीवी के बाद जो कंप्लीट सैंपलिंग होती है, तो वहां पे भी हम कोटेड टैबलेट का सैंपल उठा लेंगे 2000 या 2500, जो कि हमारे एवरेज वेट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। अगले वीडियो में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि सैंपलिंग कैसे करते हैं। जब हम पीवी के सैंपलिंग के टेक्निक्स के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, उसी में मैं आपको ये बताऊंगा कि होल टाइम के जो सैंपल होते हैं उसमें हम कैसे उठाते हैं टैबलेट, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज वेट के हिसाब से कितने नंबर ऑफ टैबलेट होने चाहिए, राइट। तो ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, तो डोंट वरी। तो कोटिंग से में वही पैटर्न रखना है। एक पॉलीबैग में जितना भी हमारे प्रोटोकॉल में क्वांटिटी रहेगा, टोटल नंबर कितने टैबलेट उठाने हमें, उतने टैबलेट हम उठा के 2000 2500 और एक एचडीपी कंटेनर में पॉलीबैग के अंदर डाल के केबल टाई से रैप करके उसको एचडीपी कंटेनर में डाल के और केबल टाई मार के उसको फिर हमारा टैबलेट क्वारंटाइन एरिया में उसको रख देते हैं। और फिर अगेन वही पैटर्न रखना है। 0 डेज के जो सैंपलिंग है कोटिंग स्टेज के, उसको पीवी रिजल्ट से कंसिडर करना है। बाकी माइक्रो का सैंपल 0 डेज में भी जाएगा, और बाकी जो अगली फ्रीक्वेंसी है 30 डेज, 45 डेज, 60 और 90, सब पे हमारे केमिकल प्लस माइक्रो अलग अलग सैंपलिंग जाएगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे प्रोटोकॉल के हिसाब से, राइट। ये हमारा हो गया अलग अलग स्टेज पे सैंपलिंग। ब्लेंड हो गया कंप्रेस टैबलेट, कोटेड टैबलेट। कहीं हम प्राइमरी पैकिंग स्टेज पे भी करते हैं, बट आइडियली हम कोटिंग स्टेज के बाद हम उसको मतलब हमें मतलब कोटिंग स्टेज तक अगर हमारा सक्सेसफुली अगर हमारा होल टाइम जो हमने स्टोर करके रखा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, न्यू प्रोडक्ट को जो हम पहली बार बना रहे हैं अपने साइट पे, अगर कोटिंग स्टेज तक हमारा रिजल्ट हमारा ओके आ रहा है, तो फिर हमें फर्दर करने की जरूरत नहीं होती, राइट। कोटिंग स्टेज तक ही हम ये मान के चलते हैं रिस्क असेसमेंट में कि कोटिंग स्टेज तक ही मेरा मोर क्रिटिकलिटी है, उसके बाद हमारा कोई इशू नहीं है। अगर कोटिंग स्टेज तक हमारा प्रोडक्ट स्टेबल है तो फिर हमें कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा एक ओवरऑल मैंने आपको बताया होल टाइम स्टडी के बारे में, कैसे कैसे करते हैं, ब्लेंड के स्टेज पे कैसे करते हैं, कंप्रेस स्टेज पे कैसे करते हैं, और कोटिंग स्टेज पे कैसे करते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो भी हमारी सैंपलिंग होगी वो डुप्लीकेट में होगी, पता ही होगा आप लोग। रीजन, एक हमारा सैंपल जाता है, सेट 1 जाता है और सेट 2 अपने पास रखते हैं। क्यों? कि अगर इन केस ऑफ एनी एग्जिजेंसी, अगर कोई हमारा मतलब प्रॉब्लम आया टेस्टिंग में, कोई हमारा एरर वगैरह आया या फिर कोई फेलियर कॉज हुआ, उस केस में हमारे पास सेट 2 होना चाहिए, जिससे कि हम मतलब जब डेविएशन लॉग होगा वहाँ पे ओएस अगर आ गया या फिर कुछ हो गया या फिर कोई डेविएशन हो गया, उस केस में जब भी हमारा कोई क्यूएमएस हमने ले लिया, उसी केस में हमें जब रीटेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी तो क्यूसी टीम हमें बोलेगा ना, वैलिडेशन टीम को या फिर क्यूए टीम को बोलेगा कि भैया हमें सेट 2 भी चाहिए, उस केस में हमें सेट 2 देना होता है। ये सब आप लोगों को पता ही होगा, बट फिर भी एडिशनली मैंने बता दिया। तो ये हम जब भी हम सैम्पलिंग करेंगे हर स्टेज तो डुप्लीकेट में करेंगे। इसका भी एक अगेन फिर यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी कि डुप्लीकेट में कैसे पाउडर कितना ग्राम पाउडर हमें कैलकुलेट करना है, कितना नंबर ऑफ टैबलेट हमें डुप्लीकेट में रखना है, कैसे कैलकुलेट होता है। कोटिंग स्टेज में डुप्लीकेट की केस में कितना टैबलेट आएगा, 2000 है तो 4000 हो जाएगा क्या। तो ये सब सारा चीज मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। अभी मैं आपको जस्ट बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं। पीछे मेरे रूम में ब्लैक बोर्ड है, सो मैं ट्राई कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में ही, क्योंकि पिछले पीवी के केस में
एक हमारे व्यूअर ने एक कमेंट भी करा है कि मतलब सर इक्विपमेंट ऑक्यूपेंसी के बारे में बताइए कि कैसे इक्विपमेंट सेलेक्ट करते हैं और कोई भी इक्विपमेंट में कितना कितना परसेंट उसकी ऑक्यूपेंसी कैसे मतलब कितना परसेंट उसको ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपेंसी कैसे कैलकुलेट होती है। तो वो भी एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगला जो वीडियो हम प्लान करें उसमें हम इक्विपमेंट ऑक्यूपेंसी कैलकुलेशन और ये सैम्पलिंग टेक्निक्स ड्यूरिंग प्रोसेस वैलिडेशन एंड होल्ड टाइम स्टडी, ये सारा हम एक ही में कवर करें। लगभग 40-50 मिनट का वीडियो होगा या फिर 1 घंटा भी हो जाए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में एक चीज़ समझाऊंगा, तो डोंट वरी, उसमें हम सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ये फ्रेंड्स एक आज मैंने आपको बताया होल्ड टाइम स्टडी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, राइट। कैसे हम करते हैं, क्या होता है, क्यों करते हैं, गाइडलाइन क्या बोलती है, कौन सी गाइडलाइन है, WHO TRS 9 एंड 2 एनेक्सर 4 जो मैंने आपको बताया, और अलग अलग स्टेजेस पे होल्ड टाइम स्टडी कैसे करते हैं। सो फ्रेंड, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम कॉन्टैक्ट में इसको पहुंचाइए, और प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगले जो हमारा सेशन रखेंगे उसमें आप कौन से टॉपिक में आप डिस्कशन मतलब सुनना चाहेंगे, और क्या आपके कमेंट्स है, और होल टाइम में अगर आपको क्या चीज़ आपको मिसिंग लगी, या फिर आप अपने प्लान पे होल टाइम आप स्टडी करते होंगे, तो आप जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई उसके अलावा आप अलग से क्या करते हैं, आपके क्या कमेंट हैं, आप मतलब क्या कहना चाहते हो, सब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। थैंक यू सो मच।